बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। ताज़ी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क में माहौलियाती और ज़राई एमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि वफाक अपना किरदार अदा करेगा जबकि सूबे भी इसमें अपना हिस्सा डालें। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी है। दुआ है सिंध में सैलाब से ज़्यादा नुकसान न हो, जबकि मुल्क के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है जिसकी वजह से करीबी सैकड़ों बस्तियां भी ज़ेरे आब हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क में माहौलियाती और ज़राई एमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया और कहा है कि वफाक तो अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी इसमें अपना हिस्सा डालें। देखिए जी, वो जाहिर है कि मुल्क में जो हालात हैं उसके हिसाब से वो काबीना का इजलास हुआ है, लेकिन ये जो मेजर अदनान असलम की शहादत हुई है बंदू में और 3 दिन तक वो CMH में रहे शदीद ज़ख्मी होने के बाद, और साथी को बचा रहे थे अपने, उसको उन्होंने कवर किया और वहाँ पे जो ये दहशत गर्दी तो कांस्टेंट है बिल्कुल, लेकिन बड़ी उन्हें जाम शहादत नोश किया, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दूसरा जो मामला है सैलाब और ये सारे मामला तो चल रहे हैं, उसके नतीजे में पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है, बाकी सारे मामला जो हैं वो चैलेंजेस हैं बहुत सारे मुल्क को। अच्छा, इसमें जो सोशल ज़ाहिर है कि अब एक सूरत हाल पैदा होगी सैलाब के नतीजे में और बाकी जो तबाहकारियाँ हुई हैं उनके बाद, लेकिन जो बड़े वाक़यात हैं उसका ज़रा अहाता करते हैं। बहुत बड़े वाक़यात जो पिछले 24 घंटों में फिर जिनकी इतलात हमारे पास आ रही हैं। पहली तो ये बात है कि हमास के जो कायदीन जिनके बारे में ये था कि जी बहुत अहम पोलिट ब्यूरो के उनके अरकान सारे, खलील अल हया, खालिद मशाल, इस्माइल दरवेश और ज़ाहिर जबारेन, ये तमाम शख्सियत जो हैं ये ग़ालिबन हयात हैं और इन पे जो इसराइल का हमला था वो नाकाम हो गया। अच्छा, अब ये पूरी जो सूरत हाल है, अब मैं ग़ालिबन कह रहा हूँ क्योंकि ये वो इतलात हैं जो अब इस वक्त ज़ेर बहस हैं हर तरफ, और ये एक आप समझें कि एक इतना बड़ा टर्मोइल उसके नतीजे में खड़ा होने जा रहा है। पहले ही खड़ा है, लेकिन अब मज़ीद थोड़ी देर पहले इसराइल ने दोबारा सना पे जो यमन के इलाकों पे कुछ मिसाइल वगैरह गिराए हैं, लेकिन मैं उससे हट के जो दूसरा ये मामला है कि ये शख्सियात जो हैं ये कायदीन ज़िंदा हैं, ग़ालिबन हयात हैं, और यहाँ पर अब कतर में ये वाक़या, उन्होंने कतर में हमला किया और कतर में कल हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखें, कतर जो है वो एक बहुत अहम मुल्क, हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क, और ये 2012 में जब ये दाइश वाइश ने सर उठाया था तो ये सीरिया से उसके बाद ये पॉलिटिकल ब्यूरो जो है ये कतर आ गया था, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ये दाइश के लोग इनके मतलब वहाँ एक बहुत अजब सी सूरत हाल थी, तो उसमें फिर बशार अल असद और बाकी सारे अरब ममालिक की मुशावरत से ये यहाँ पे आए थे, और उसमें ज़ाहिर है कि वेस्टर्न मुल्क, अमेरिका और बाकी सारे भी ऑन बोर्ड थे कि ये यहाँ पे कतर ही शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, अब कतर जो है वो ये जहन में रखें कि जो मैंने पहले बात की थी और सब इसको जानते हैं, इसको कुछ बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है कि कतर जो है वो वहाँ पर एक तो अरब दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है, तो सबसे बड़ा जो अरब दुनिया में अल जज़ीरा, जिनकी शहादतें भी बहुत हुई, और ये सिर्फ गज़ा नहीं बल्कि इससे पहले भी जो अल जज़ीरा, अगर आप वो 9/11 के बाद से देखें तो अल जज़ीरा का एक बहुत अहम किरदार आपको नज़र आता है। दूसरा ये है कि यहाँ पे सेंट कॉम का फॉरवर्ड, जो उनकी फॉरवर्ड बेस यहाँ पे 11 यूनिफाइड सेंट कॉम के की कमांड्स हैं, 11 सही, और यूनिफाइड कमांड से मुराद ये होती है ग़ालिबन के जिसमें 2 से ज़्यादा
उनकी कोई फोर्सेस आपस में मिल जाएं तो फिर यूनिफाइड कमांड। तो उनकी 11 जो कमांड्स हैं उसमें जैसे पैसिफिक कमांड है, जैसे उसमें नॉर्दर्न कमांड है, जैसे यूरोपियन कमांड है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे सेकंड दिखा सकें तो ये पूरी दुनिया को इस तरह से उनका डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो कि अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, वो इस तरह से दुनिया को तकसीम करता है। और ये उनका जो उनकी जो कमांड्स हैं, अगर फर्स्ट को हम देखें तो ये उनका चेन ऑफ कमांड इस तरह से चलता है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की जगह आप सेक्रेटरी वॉर कर दें तो फर्स्ट को हम देखें तो उसके बाद फिर ये फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अलग है और बाकी जो उनकी कमांड्स हैं वो अलग हैं। तो ये इनकी जो टोटल कमांड्स हैं, ये अमेरिका का जो एक उनकी अफवाज का जो एक स्ट्रक्चर है वो ये है। अच्छा, अब इसमें जो एक मसला हमेशा रहा अमेरिका को, मैं अभी इस पे कतर पे मैं बात करने से पहले मैं कुछ ज़रा इसमें 2-3 बातें और अहम कह जाऊँ, वो ये है कि अमेरिका के लिए हमेशा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही जो कि मशरिक़ वस्ता है, मिडल ईस्ट, अरब ममालिक, ईरान, तुर्किया, इराक, सारा। लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कोई इनकी कोई कमांड नहीं थी। यानी यहाँ पर ये इनके साथ माहदे इस तरह से हुए थे, जितने भी ममालिक यहाँ पे, अरब और गैर अरब भी, क्योंकि ईरान और तुर्किया और ये सारे मुल्क भी तो ज़ाहिर है कि सेंट्रल एशिया तो नहीं, वो तो खैर उसमें सोवियत यूनियन के उसमें था, लेकिन ये है कि पाकिस्तान भी सेंटकॉम में आता है। तो ये सारे मुल्क जितने उस वक्त जितने भी ममालिक हैं, पैसिफिक कमांड तो बन गई थी। पैसिफिक कमांड ने तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ना इसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पैसिफिक थिएटर में। ये सारी कमांड्स असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हुई सामने रख के बनाई गई थी। तो उस वक्त यहाँ जो कि कोई बड़ी जंग नहीं हुई थी, तो एक यूरोपियन कमांड बन गई थी, एक पैसिफिक कमांड बन गई थी। तो यहाँ जो मशरिक अरब ममालिक थे, इनका अमेरिका को समझ नहीं आता था क्या करें। हालांकि यहाँ पे बड़ी फौजी कार्रवाई उन्होंने की। मिसाल के तौर पर जैसे ईरान में सोवियत यूनियन और बरतानिया जो थे वो दोनों आए एक वक्त में, फिर उसके बाद ये आज़रबाईजान के मामले पे सोवियत यूनियन, इत्तेहादी थे उस वक्त सारे। लेकिन ये कि बहरहाल यहाँ पे कमांड कोई नहीं। उसके बाद ये हुआ कि वो आइजनहार, फिर उसके बाद जनाब वो निक्सन, और फिर कैनेडी दौर, और बाकी अदवार में ये होता रहा कि जी यहाँ पर हम कैसे क्या करें। यहाँ पर कोई ये था कि भाई आपको जब ज़रूरत हो तो फ़ौज फ़ौरन आ जाएगी, फ़ौरन कहीं से फ़ौज आ जाएगी, यूरोप से आ जाएगी, पैसिफिक से आ जाएगी फ़ौरन। लेकिन फिर कार्टर के दौर में ये हुआ कि जो को कार्टर डॉक्ट्रिन कहते हैं, क्योंकि जो कार्टर के दौर में ये हुआ कि एक तो इनकलाब ईरान आ गया, और यहाँ पे जैसे इनकलाब ईरान आया तो उन्होंने पकड़ लिया वो अमेरिका के, वो 444 दिन के लिए उन्होंने ये रमाल बना लिया। साथ ही ये हुआ कि ये सोवियत यूनियन दाखिल हो गया अफगानिस्तान में जो, ठीक है जी। और तो उस वक्त फिर जो प्रेसिडेंट कार्टर थे, वो कार्टर डॉक्ट्रिन में उन्होंने फिर ये कहा कि रैपिड डिप्लॉयमेंट जॉइंट फोर्स, जॉइंट टास्क फोर्स या जॉइंट फोर्स उन्होंने तश्कील दी, उसको कार्टर डॉक्ट्रिन कहते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर कोई मसला होगा तो एक ऐसी आप यहाँ पे एक रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स तश्कील दें। ये 1980, 79, 80 के कहीं, तो उन्होंने कहा कि ये आप ऐसी दें कि आपको कोरिया से या यूरोप से, कहीं से, नेटो से, क्योंकि नेटो से यूरोपीय कमांड तो नेटो को देख रहा था, सर जंग थी, यहाँ फौज ना बुलवानी पड़े, तो और आप इसको 2 सालों में एक कमांड बना दें। तो ये कार्टर डॉक्ट्रिन के तहत ये सेंटकॉम बन गई। सेंटकॉम, अच्छा सेंट का मतलब ये कि सेंट्रल, सेंट्रल इसलिए कि पैसिफिक और यूरोप के दरमियान में जगह थी, तो उन्होंने कहा सेंट्रल नाम रख दो, ये नाम वहाँ से निकला सेंटकॉम, ठीक है। एक तरफ यूरोप की कमांड है, एक तरफ पैसिफिक कमांड है, दूसरी जंग अजीम के बाद बनी है ना कमांड्स, तो बीच में जो था उन्होंने कहा सेंट्रल कमांड रख दो नाम। तो 83 में 1983 में ही कमांड बन गई। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि कमांड बन गई, और अब जाहिर है कि एक यहाँ पर बहुत एक्टिविटीज़, अमेरिकन प्रेजेंस, सोवियत यूनियन से यहाँ से विड्रॉल हो रहा है, और फिर उसके बाद ईरान इराक वॉर हो रही है बाकायदा। लेकिन ये कि जो परमानेंट बेसिस थी वो फिर 91 की जो पहली खलीजी जंग हुई, उसके बाद फिर परमानेंटली उनकी ये था कि यहाँ पे फॉरवर्ड बेस कहाँ पे रखी जाए। तो वो फिर उसके लिए फिर कतर का इंतखाब हुआ। डिस्क्लोज बहुत सालों के बाद उन्होंने किया, लेकिन कतर में बहरहाल 91, 92 में, जैसे ये सेंटकॉम की फॉरवर्ड बेस है,
वो पीछे तो टेम्पा फ्लोरिडा में है ना, जो हेडक्वार्टर तो वो टेम्पा अमेरिका में, ये फॉरवर्ड बेस है जो यहाँ पे है। और इसमें 21वां मुल्क जो है वो अभी चंद साल पहले 21वां मेंबर इसमें शामिल हुआ है, जो कि इसराइल है। पहले भी बात की थी कि यूरोपियन कमांड के अंडर आता था, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड के बाद उन्होंने कहा कि इसके अंडर आना शुरू हो जाए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल एशिया पूरा जो है वो आता है सेंटकॉम के अंडर, सेंट्रल एशिया जी। और उसके बाद इजिप्ट जो कि अफ्रीका में है, वो भी अफ्रीकन कॉम के अंडर नहीं आता, बल्कि सेंटकॉम के अंडर आता है। सही, ठीक है, इजिप्ट। तो साउथ एशिया को भी आप देख लें ना कि जैसे स्टेट डिपार्टमेंट तो साउथ एशिया कहता है, लेकिन साउथ एशिया जो है वो उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सेंटकॉम में है। उधर बाकी जो इंडिया और वो ममालिक जो हैं वो, जैसे कि हम साउथ एशिया में बांग्लादेश को लाएंगे, लेकिन वो स्टेट डिपार्टमेंट बांग्लादेश को साउथ एशिया में रखेगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है वो पैसिफिक में रखेगा। तो इस तरह से दोनों के अलग अलग डिवीजन। तो ये यहाँ पे जनाब फिर उसके बाद ये बेसिस बन गई, बेसिस बननी शुरू हुई, और बहुत बड़ी जो इनका फॉरवर्ड बेस जो है वो बनी कतर में, अल उदैद बेस। और साथ ही जो 5th फ्लीट वो बहरीन में। तो 40-45 हज़ार फ़ौज इस वक्त मशरिक़ वस्ता में मौजूद है अमेरिका की, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ बेसिस हैं उनकी। और वक्तन फ़वक्तन आता रहता है कि जी इराक़ से फ़ौज निकालेंगे। ये जो लेटेस्ट है उनका, मैं 4th अगर यहाँ पे देखें तो ये उनकी लेटेस्ट प्रेजेंस जो मशरिक़ वस्ता में है, ये 2000 सीरिया में है, 2500 इराक़ में, 4th स्लाइड कुवैत में 13,500, बहरीन में 9,000, सऊदी अरेबिया 2,700, कतर में 10,000, अल उदैद में, ये जो कि 1996 में बनी थी, और फिर उसके बाद यूएई में। तो ये जो हैं, और वॉरशिप्स कुछ हैं कि यहाँ पे मौजूद रहते हैं, जो 5th फ्लीट है बहरीन का। अच्छा, अब ये है कि ये तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। लेकिन उस वक्त जो था वो ये, उस वक्त की दुनिया मुख्तलिफ थी। सही। उस वक्त ये था कि एक तो ये था कि इनको ये कहा गया कि भाई इनकलाब आ गया है ईरान में, और आपका कल को ईरान के साथ मसला हुआ, और यहाँ पे तो फिर आपको तो सबको डिफेंस अपनी करनी होगी। तो एक वजह तो ये बनी। दूसरी ये कि खलीजी जंग, सद्दाम हुसैन बैठा है, वो फिर अटैक करेगा दोबारा, कुवैत में घुस जाएगा 91 के बाद, तो फिर उसको वो देखे ना सद्दाम और आपस में आपके मसाइल हैं ये वो बहरहाल बेसिस जैसे तैसे ले ली आ गए अमेरिकन। और यहाँ पे ज़ाहिर सेंटकॉम एक बड़ा उनकी बड़ी कमांड है यहाँ पे, और वो कतर में है। अच्छा, अब यहाँ पर एक मामला ये है कि जिन मुल्कों में बेसिस हैं, तो उन मुल्कों में बेसिस की कोई वजह है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर जापान में अमेरिका की बेसिस हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई वहाँ पे जापान पे कोई अटैक करे तो वो कह रहे हैं हम तो सो रहे हैं। उस मुल्क के अंदर बेसिस हैं, तो फिर ये है कि आपको कोई आपके एग्रीमेंट्स उनके साथ ऐसे हुए हैं कि आपकी डिफेंस की जिम्मेदारी भी फिर, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये जो है ये एक तो कतर और जो अरब ममालिक और मुख्तलिफ ममालिक मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ जो अमेरिका के एग्रीमेंट्स हुए हैं, एक तो ये उनकी खिलाफ वर्जी भी हुई है, यानी जो बायलैटरल पुराने एग्रीमेंट्स हुए हैं ये उनकी खिलाफ वर्जी भी हुई है। इसराइल को अभी आप रखें ना साइड पे, ये तो उनकी खिलाफ वर्जी हुई है। दूसरी ये है कि मैं आपको लेके जाता हूँ, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये कैसे बच गए और इसराइल ने क्या किया, क्या हुआ। अब यहाँ पे दो बातें जो हैं वो चल रही हैं, और जाहिर है कि दो बातें आज वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर भी एक बड़ा आर्टिकल है, उसको अगर आप पढ़ें, और उसके बाद फिर जो 7th है वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक आर्टिकल पढ़ें आप, और फिर डेविड इग्निशियस को मैं हमेशा कहता हूँ कि उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो वाशिंगटन पोस्ट में जो उनका आर्टिकल है, नेतन्याहू's अटैक, 4th अटैक इन कतर जस्ट नैरोड इजराइल ऑप्शंस, इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ें, और फिर उसके बाद ज़रा बाकी अरब दुनिया के जो मीडिया है ओवरऑल और डिस्कशंस हैं टीवी पे और बाकी दाएँ बाएँ, उनको ज़रा डिस्कस करें, तो पता ही चलता है कि गालिबन यहाँ पे 2-3 मामलात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये बहुत पेचीदा हो गया मामला, और तलवारें निकलाई हैं सामने एक दूसरे के सामने। पहली बात तो ये कि ये पहले ही कहा इसराइल ने की तरफ से ऐलान हुआ
कि जी, और हमने कल ये कहा था कि गालिबन अपने प्रोग्राम में बात की थी कि गालिबन एक खबर आ रही है कि हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके रहनुमा जिंदा हैं। ये बात मैंने कल की थी अपनी नशिश में। अब हुआ ये कि उसके कुछ देर के बाद इन्होंने वहाँ पे खुशियाँ मनानी शुरू कर दी नेतन्याहू ने, और ये कि हमारा हमला कामयाब हो गया। ये उसके बाद उनकी जो स्पोक वुमेन है जो वाइट हाउस की, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बात की, और उस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो पता चला, लेकिन उस वक्त तक ताख़ीर हो चुकी थी। उनको अमेरिकन मिलिट्री की तरफ से बताया गया, अमेरिकन मिलिट्री ने उनको बताया कि इसराइल अटैक कर रहा है कतर पे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद स्टीव विटकॉफ को कहा कि आप ज़रा कतर के हुकाम से बात करके उनको बता दें कि ये जो कुछ हो रहा है मेरी मर्ज़ी के बगैर हो रहा है, लेकिन उस वक्त तक लेट हो चुका था मामला। और मुझे बहुत अफसोस है इस बात पे, और मैं कल यानी आज किसी वक्त मीडिया से बात खुल के करूँगा। तो उन्होंने ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी की और उनकी तर्जुमान ने भी कर दी। गुफअप हो गया मामला। पहले उन्होंने ये कहा कि जी ये बात जो है, अच्छा इसराइल की तरफ से बात हो रही थी कि हमने अमेरिका को ऑन बोर्ड ले लिया, ये करने से पहले अमेरिका को ऑन बोर्ड लिए बगैर कतर पे कैसे हमला करेंगे जी। और उसमें रस्ते में किसी मुल्क का नाम भी आ रहा है, मगरबी मुल्क का, कि उसके रिफ्यूलिंग हुई दरमियान में। अच्छा अब यह है कि, और जाहिर है कि ये सारे मुल्क जो हैं अगर बहुत हाई एटीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हैं, जो आपके जो जेट्स हैं स्टील जेट्स हैं, तो हर मुल्क के पास तो वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, और अचानक हुआ। और डिफेंड कौन कर रहा है? सेंटकॉम। डिफेंड जो है वो सेंटकॉम कर रही है, देख सारा सेंटकॉम रही है। कैसे पॉसिबल है कि सेंटकॉम को पता ही ना हो कि यहाँ से ये हो रहा है और यहाँ से। और बहरहाल हम जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं उनकी बात पे यकीन करते हैं फिलहाल। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने स्टीव विटकॉफ से कहा कि कतर को बता दो, लेकिन उस वक्त ताख़ीर हो चुकी थी और ये अटैक हो चुका था। अब जनाब अगर तो उसमें, और लेकिन ये कि हमास के लोग जो हैं वो बहरहाल अच्छे नहीं हैं और वगैरह वगैरह। अगर तो ये हमास के लोग शहीद हो गए होते रहनुमा, तो इस वक्त वो वहाँ पे बेशुमार लोग दुनिया में धमाल डाल रहे होते। लेकिन ये जो बुझे बुझे से चेहरे हैं सबके, ये बता रहे हैं कि वो हमास के लोग जो हैं वो उसमें जिंदा बच गए। अच्छा, डेविड इग्निशियस जो वॉशिंगटन पोस्ट में बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल दोनों से कतर की आला तरीन शख्सियात ने कहा था कि उनका जो IDF इसराइली डिफेंस फोर्सेस का जो जनरल है, जनरल जामिर, तो जनरल जामिर ने 31 अगस्त को ये बयान दिया था, 31 अगस्त को, कि मैं कहीं पर भी हमास के लोग होंगे तो हम उनको निशाना बनाएंगे। तो हम मुज़ाकरात आगे कैसे करें, क्योंकि कतर ये तो आला तरीन सतह पे, फिर आला तरीन अमेरिका ने और इसराइल ने ये बात की थी कि नहीं आप मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं, ख़ास तौर पे अमेरिका ने, और हम इस बात के ज़ामिन हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा, कतर में कुछ भी नहीं होगा, आप मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं तेज़ी के साथ। अब जनाब लेकिन ये हुआ कि दो मुल्कों की इंटेलिजेंस सर्विस ने नज़र रखी हुई थी गालिबन, अभी यानी जिस तरह कहानी बढ़ रही है मैं उसी तरह कह रहा हूँ, जो तस्दीक हो रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं अभी उसकी कितनी तस्दीक होती। दो मुल्कों के इंटेलिजेंस ने मुसाद के लोगों पर इसराइल पर नज़र रखी हुई थी, एक इजिप्ट और एक तुर्किया। उन्होंने हमास की लीडरशिप को और कतर की लीडरशिप को खामोशी से ही बताया। इसमें सऊदी अरब भी ऑन बोर्ड था और इसमें ईरान भी ऑन बोर्ड था, और ये इंतहाई चंद लोगों तक बात थी कि प्लान बन रहा है इनको शहीद करने का कतर में। तो अमेरिका या किसी भी मुल्क की बात पे भरोसा मत करना। दो मुल्कों की इंटेलिजेंस जी, इजिप्ट और तुर्किया। तो एक लोग वहाँ बैठ गए, लोग वहाँ बैठे के देखते हैं कि क्या कितनी इन्फॉर्मेशन। आपको पता है ये हमास के लोग तो अपनी, ये सारे तो अपनी जाने लेके जिंदगियाँ लेके घूमते हैं। आप ये 5 के 5 लोग उन्होंने देखा, तो 5 लोग बैठे हुए थे, 5 लेकिन रहनुमा नहीं थे। ये 5 जो हैं वो उनके बॉडी गार्ड या दूसरे कारकुन, उनको हिट किया और हिट करने के बाद वो शहीद हो गए वहाँ पे उस बिल्डिंग को, और ये लोग अब जिंदा हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर सूरत हाल ये बनी कि इसमें जो यानी अब आप देखें कि ये सूरत हाल किस कदर पेचीदा हो गई है कि यहाँ पर इन्होंने ये निशाना बनाया है, और वो निशाना ना सिर्फ ये है कि वो फेल हो गया है, बल्कि वो जो है वो अपनी जगह पे हयात हैं, मौजूद हैं। और ये वॉल स्ट्रीट को ही फिर ये टाइम्स ऑफ इसराइल कोट कर रहा है। 9th हम कोट करते हैं रेफरेंस के लिए कि तुर्की एंड इजिप्ट वार्न्ड हमास लीडर्स वीक्स बिफोर दोहा अटैक, 9th। और फिर हम हास को कोट कर लेते हैं कि इजिप्ट एंड तुर्की वार्न्ड हमास लीडर्स इन कतर बिफोर इजरायली अटैक। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो है वो ये भी आप जहन में रखें कि बीबीसी के जो लोग हैं वो आज काफ़ी देर से जो है वो रब्ता कर रहे हैं हमास के लीडर से, लेकिन वो टेलीफोन नहीं उठा रहे। वो मेरे ख्याल से किसी और मुल्क में हैं इस वक्त, एक अरब मुल्क में ही है, वहाँ बात करना मुनासिब नहीं है जब तक कंफर्मेशन नहीं होती किसी किस्म की। अच्छा, अब इसमें जो है वो 55 इसराइल कास्ट डाउट ऑन रिजल्ट्स ऑफ कतर स्ट्राइक 55। और उनके जो यहाँ पे जो वेटरन इजरायली जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ देर पहले ही ऑपेड लिखा है कि यूएस बिट्रेड इसराइल, अमेरिका ने इसराइल को धोखा दिया। एंड दिस इजंट द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हमें धोखा दिया हो। और वो अच्छा, अब उनको किसने बताया? यहाँ दो थ्योरीज हैं। एक तो ये कि इनकी इंटेलिजेंस ने बताया, दूसरा ये कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट से अंदर से ही किसी ने बता दिया कि यहाँ ये प्लान बन रहा है, तो आप ज़रा हमास के लीडर्स को बता दें। कोई प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी मुशीर जो कि मशरिक़ वस्ता में बहुत फ़ाल हैं, नाम किसी का लिए बगैर, उन्होंने ये टिप यहाँ पे दे दी इनको कि भाई हम मुज़ाकरात चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ ये प्लान बन रहा है और वो प्लान ये इसराइल वगैरह ये करेंगे, तो आप ज़रा उनको कह दें कि वो। तो वहाँ से अंदर से टिप आ गई इनकी इंटेलिजेंस को, दो मुल्कों ने फिर आगे कन्वे कर दी। अच्छा, अब ये होता है कि ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ख़राब इस सेंस में इसराइल के लिए हो गई है क्योंकि वो बैकफायर हो गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये तो अच्छा। फिर उसके बाद गैर मामूली तौर पे कतर के जो हुक्मरान हैं वो आए, कल मीडिया से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल ये हमें पहले ख़बर नहीं दी थी। प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़ी देर पहले कह चुके थे, उन्होंने कहा बिल्कुल हमें नहीं बताया था पहले, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की खुद। ये बड़ा अनयूजुअल कि वाइट हाउस के तर्जुमान की जो गुफ्तगू थी उसके बाद ही खुद आए कतर की तरफ। अच्छा, अब हम चले जाते हैं ज़रा 19 जनवरी, क्योंकि 19 जनवरी 2010 दुबई, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुबई, अब आज के दुबई तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन बहुत हो गई थी, लेकिन दुबई उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था जितना इस वक्त है। आज तो बहुत ज़्यादा दुबई, लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ जनवरी 2010, 19 जनवरी 2010। वहाँ पे हमारे मीडिया सिटी के पास ही एक बहुत ज़बरदस्त एक होटल खुला जिसका नाम था होटल रोताना। तो होटल रोताना में एक वाक़या ये पेश आया कि वहाँ पर एक महबूब अल मबूख नाम के एक साहब जो हैं वो जिनका पासपोर्ट किसी और नाम पे था, मेरे ख्याल से महमूद रऊफ़ या ऐसे करके नाम था। ये डेमास्कस से आए और डेमास्कस से फ़्लाइट लेट हो गई थी दुबई एयरपोर्ट पे। तो इनके साथ अमूमन इनके गार्ड्स होते थे, लेकिन उस दिन वो गार्ड साथ नहीं थे। तो एयरपोर्ट से फिर ये बैठे कोई लेमोजीन या टैक्सी या जो भी, और ये होटल में आके चेक इन हो गए। होटल में चेक इन हुए तो इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कमरा दें जिसमें बालकनी ना हो और खिड़कियां जो है उसकी सील हो। तो होटल ने कहा कि अच्छा, होटल वालों ने कहा कि ठीक है, अब इनको रूम नंबर 230 इनको दे दिया गया। ठीक है। ये जो महबूब अल मबूह थे, ये कस्साम ब्रिगेड, हमास की जो कस्साम ब्रिगेड है उसके जो वेपन्स की जो ख़रीदारी और बाकी सारे मामलात उसके ये इंचार्ज थे।
और ये डेमास्कस से आए थे यहाँ पे, और खलीजी रियासत के हुकाम को इल्म था या नहीं था, बहरहाल ये इस होटल में आके रुक गए। मेरा ख्याल है कि इल्म नहीं था, वरना इनको किसी न किसी किस्म की प्रोटेक्शन दी जाती। हम भी वहीं मौजूद थे, तो मैं जितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक में है मैं उतनी इंफॉर्मेशन ही बता रहा हूँ, कोई इसमें एक्सक्लूसिव बात। अब हुआ ये कि ये होटल में चेक इन होने के बाद जो है ये 2-3 घंटे के लिए बाहर गए। और बाहर जो गए तो होटल से तो उसको रिकॉर्ड नहीं कि कहाँ गए, गालिबन शॉपिंग के लिए, या क्योंकि इनकी अगली कनेक्टिंग फ्लाइट थी चाइना के लिए। ठीक है, चाइना इन्होंने जाना था। 29 मोसाद के लोग, जिसमें ख़वातीन भी थीं और हजरात भी थे, वो मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक से पासपोर्ट्स लेके मुख्तलिफ नामों से इनको कत्ल करने के लिए पहुंचे हुए थे दुबई। 29 तो ये जब वापस आए तो मुख्तलिफ, अच्छा वो मुख्तलिफ होटलों में ठहरे हुए थे, मुख्तलिफ नामों से ठहरे हुए थे, ठीक है ना। फ्रेंच पासपोर्ट थे, ये पीटर एल्वीगर जो है ये उनका जो स्क्वाड को लीड कर रहा था, ये फ्रेंच पासपोर्ट इसके पास था। ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट एडम कॉर्मेन के पास था। निकोल सेंद्रा एक खातून भी थी, फिर जोशुआ डैनियल ब्रूस थे, और फिर ये सारे लोग। ब्रिटिश पासपोर्ट जो हैं वो जेम्स क्लार्क एक बंदा, उसके पास ही जाली पासपोर्ट, ये नामों से मुख्तलिफ, पॉल जॉन कैली और माइकल बार्ने और स्टीफन होवर्ड्स और ये सारे नाम। आयरिश पासपोर्ट भी था, एक 3 थे बल्कि आयरिश पासपोर्ट। 2 फ़लस्तीनी भी थे इसमें, 2 फ़लस्तीनी जिनके बाद में पता चला कि वो मुखबिर थे और वो भी साथ। तो ये 29। अब जनाब ये हुआ कि उनको महबूब को कमरे में गए, तो ये अंदर वापस आए तो ये लोग मौजूद थे, कुछ नीचे मौजूद थे, कोई गैलरी में मौजूद थे, कोई कमरे के अंदर मौजूद थे। कई घंटों तक उनको टॉर्चर किया और उसके बाद उनको वहाँ पे कत्ल कर दिया होटल के अंदर। अच्छा, होटल के अंदर जब कत्ल कर दिया तो उसके बाद वहाँ पर दुबई ने इस पे बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया कि हमारी सरजमीन पे आपने हमास के लोगों को कत्ल किया है। कोर्ट 15 BBC 10 फरवरी 2010, दुबई नेम सस्पेक्ट वांटेड फॉर किलिंग ऑफ हमास मैन। ये मैं 2010 में लेके जा रहा हूँ। गार्डियन, members of hit squad suspected of killing Hamas men had UK passports। CNN, दुबई पुलिस चीफ, उस वक्त जो पुलिस चीफ थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, अब वो और बड़े ओहदे पे हैं, अभी भी सर्विस में मौजूद हैं। और अच्छा, दुबई पुलिस चीफ 17th, मोसाद शुड बी ashamed over Hamas killing। 18th, ABC न्यूज़, दुबई हिट, पुलिस सेज दे नो हाउ महमूद अल मबूह वॉज किल्ड। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि हम उस वक्त जो मरवन करके जो मोसाद का सरबराह था, इन्होंने कहा हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके उसको मारेंगे या कैच करेंगे या उसको बॉर्डर निकालेंगे, इसराइल हमारे हवाले करे। यानी यूएई ने यहाँ तक यूएई चला गया था। और वो जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, मोसाद सरबराह की, उसकी डेथ हो गई 2016 में, गालिबन 17 में उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन वो कई साल तक डरा। अच्छा, फिर ये जो पुलिस चीफ थे, इन्होंने कहा कि मुझे डेथ थ्रेट्स आ रही हैं। अच्छा, फिर पता ही चला कि फ्रांस के अंदर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। कई लोग मोसाद के, चूँकि उनके चेहरे सामने आ गए थे, तो जब चेहरे सामने आ जाते हैं तो वो खुद ही मार देते हैं लोगों को कि हमारे वो, क्योंकि CCTV में उनकी तस्वीरें आ गई थी ना, और पासपोर्ट उनके स्कैन हो गए थे। तो उसके बाद ये हुआ कि वो कई लोग मोसाद के लोग, एक एक्सीडेंट हो गया कहीं, एक किसी जो है वो रेल की पटरी के नीचे आ गई कोई खातून, कोई कुछ हो गया, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ पकड़े गए और कुछ जो है वो। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये अरब ममालिक और ये सारा जो रीजन है इतने सेंसिटिव है, ख़ास तौर पे वो मुल्क, चाहे वो दुबई हो, अबू धाबी हो, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, ये इतने सेंसिटिव हैं कि इनके सरजमीन पे कोई कत्ल ना हो, कोई ऐसे वाक़यात ना हो। और ख़ास तौर पे जब ये आपस में कोई मामला तय करते हैं तो ये तय कर लेते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने बात कर ली है ना। तो जब इसराइल ने वो तोड़ा पूरा कि इनकी सरजमीन पे कत्ल कर दिया होटल में, उसको ये दबा भी सकते थे। इन्होंने खुद उस मसले को उठाया, दुबई ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया। अच्छा, आज यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो कतर में थे। ब्रेक के बाद वक्फे के बाद मैं बात करता हूँ और मैं आपको ये बता, हाँ वक्फा आपने फिर बात कर। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि हमास की जो रहनुमा गालिबन हयात है उनको पहले से इल्म था कि इस बात जी, उनको पहले से इल्म था, उनके पास इंफॉर्मेशन थी और ये इंफॉर्मेशन जो है ये मुख्तलिफ बहुत लिमिटेड लोगों के पास ही मौजूद थी। और ये बात देखें, ये आप सिर्फ अल जज़ीरा देखें, आप 10th में कोट कर रहा हूँ, कतर डिनाइज। पहले आप फॉक्स न्यूज़ देखें, 11 से हम शुरू करते हैं, 11 स्लाइड देखें। ट्रम्प डायरेक्टेड इनवॉय यानी स्टीव विटकॉफ, वो फॉक्स न्यूज़, ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो स्टीव विटकॉफ से कहा कि कतर को डायरेक्टर इनवॉय यानी स्टीव विटकॉफ, उनको कहा कि कतर को वार्न कर दें अहेड ऑफ अनफॉर्चुनेट इजरायली स्ट्राइक। ये व्हाइट हाउस की तर्जुमान कह रही हैं। फौरी तौर पे कतर क्या कह रहा है आगे से, कतर डिनाइज व्हाइट हाउस क्लेम कि ट्रंप सेंड वार्निंग बिफोर इजरायली अटैक। फौरन उनके रहनुमाई ने कहा कि कोई हमें पहले से वार्निंग नहीं दी गई थी कतर को। इसका मतलब ये है कि कतर को फिर वार्निंग कहाँ से थी, कैसे थी, क्या थी। दूसरी बात ये है कि जो अब मिसाल के तौर पे जैसे BBC को मैं कोट कर रहा हूँ 42nd कंसर्न इन इजरायली 42nd इजरायली मिलिट्री में कंसर्न है बहुत ज़्यादा कि हमास लीडर्स के ऊपर जो स्ट्राइक थी वो फेल हो गई है। और BBC को ही फिर उनका जो एम्बेसडर है अमेरिका में वो कह रहा है कि अगर अभी हमने नहीं ये काम कंप्लीट किया विल गेट देम नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा में। लेकिन ये जो मैं देख रहा क्योस जो खड़ा हो रहा है ना कि कतर पे अटैच, जो UAE के जो सदर हैं वो कतर पहुँचे हैं, आज अमीर कतर से मुलाकात हुई है उनकी बड़ी तवील, और उसके बाद वो पहुँचे हैं बहरीन में, और वो खलीजी ममालिक सारे आपस में करीब आ रहे हैं। तुर्किया के बारे में ये कि तुर्किया ने इनको टिप दी थी कि हमास के और इजिप्ट। अच्छा, तो ये मुल्क बजाय इसके कि आपस में ये इनके इख्तलाफ, ये करीब से करीब तर आते गए। और इसी दौरान ईरान के जो जौहरी मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए IAEA के साथ। ईरान के जौहरी मुज़ाकरात कामयाब हो गए, ब्रेक थ्रू हो गए। और ये मैं कोट कर रहा हूँ, न्यूक्लियर वॉच डॉग 48th यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वॉच डॉग चीफ अनाउंसेस ब्रेक थ्रू ऑन ईरान मॉनिटरिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है ईरान से 47 ईरान IAEA फाइनलाइजिंग डील ऑन कोऑपरेशन, और तमाम ईरान के मुतालबात मान लिए गए हैं। 46 तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं अराक़ची, वो कह रहे हैं तमाम ईरान की डिमांड जो है वो IAEA ने तस्लीम कर ली हैं। सबसे पहले मुबारकबाद किसने दी है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। 49th चाइना वेलकम्स ईरान IAEA रीचिंग अंडरस्टैंडिंग ऑन रिज्यूमिंग सेफगार्ड्स कोऑपरेशन। तो ईरान के मुज़ाकरात जो थे IAEA से वो कामयाब हो गए इसी दौरान, ठीक है। इसी सारे हंगामारे में IAEA के साथ ब्रेक थ्रू हो गया। हमास की क़यादत बच गई है। प्रेसिडेंट नेतन्याहू कह रहे हैं मेरे साथ धोखा हुआ है। और ये इजिप्ट के न्यूज़पेपर भी अब ये वहाँ से कोट कर रहा है 50th एहराम, बड़ा अखबार है उनका, वो कोट कर रहा है 50th इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज एक्सप्रेस डाउट ओवर दोहा स्ट्राइक रिजल्ट्स। यानी दोहा में जो कुछ, और सब तो बाकी तो छोड़ देना, बाकी तो कुछ। टाइम्स ऑफ इसराइल 39th इजराइल ऑफिशियल्स सेड टू डाउट सक्सेस ऑफ स्ट्राइक ऑन हमास लीडर्स इन दोहा। ये इतना बड़ा गुफअप है 39th, इतना बड़ा गुफअप तो छोटा लफ्ज़ है, ये उसका भी एक बाप है कि अमेरिका ने डंप कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो अच्छा वो अब आप देखें ना, और अच्छा पहली दफ़ा कतर और अरब मुल्क कह रहे हैं कि हम इसराइल पे जवाबी अटैक करेंगे सारे। सही। यानी लेबनान देखें, लेबनान में जो हुकूमत है वो सऊदी अरेबिया, तो ये बड़ी मुश्किलों से हुकूमतें बनी हैं ताइफ एग्रीमेंट पे, ये ऐसे नहीं करीब आ गए। और मैं बार बार बात ये कहता हूँ कि इस पूरे सिनेरियो में अगर सबसे ज़बरदस्त रोल किसी ने प्ले किया है तो चाइना ने किया है, कि चाइना ने इनकी दोस्ती करवा दी, सारे मुल्कों की आपस में गलत फहमियाँ ख़त्म करवा दी। सऊदी अरेबिया ईरान के करीब आ गया, आप देखिए ना, तुर्किया जो है वो कतर और सऊदी अरेबिया के करीब आ गया। सीरिया में नई हुकूमत बनी, वो रशिया के करीब आ गई, हालांकि तक बशार उल असद की बात क्या होता है। ये सारे मुल्क आपस में कोई नहीं लड़ा ना, शिया सुन्नी फसाद, और दरूस कोशिश की थी साइड पे कर दिया, साथ ही वो PKK ने हथियार डाल दिए वहाँ पे सियासत में, तुर्किया में। तो ये सारे मुल्क करीब आ गए। अब इन मुल्कों ने जनाब, और उधर ईरान की कामयाबी इसमें देखें ना, अमीर कतर ईरान गए थे, सऊदी अरेबिया, तो ईरान के IAEA के साथ मुज़ाकरात इसी दौरान कामयाब हो गए। अब ये सारे इस वक्त जो आज तो एक तो ये जा रहे हैं ना लीगली अभी अक़वाम मुत्तहिदा की उधर, और वहाँ ये देखना है कि क्या अमेरिका आज क्या करता है, वीटो करता है, क्या करता है। और अगर सैंक्शन लगाने की बात है, EU ने सैंक्शन लगा दिए, यूरोपीय यूनियन ने इसी दौरान इसराइल पे तमाम पाबंदी आयद कर दी, EU ने, ठीक है।
और ये मैं 35th कोट कर रहा हूँ, ऑल इकोनॉमिक एड टू इसराइल, 35th। ईयू ने सारी इमदाद इसराइल की सारे के सारे मुल्कों ने सस्पेंड कर दी है ईयू के। अच्छा, अब ये जो है मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये नेतन्याहू अब क्या करेगा, क्योंकि जो वहाँ पर सूरत हाल है, उनसे कहा कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है, हमने अमेरिका को ऑन बोर्ड लिया था। वो डेविड इग्निशियस कह रहा है कि कतर ने अमेरिका से पूछा कि ये आदमी जो है ये बार बार धमकियाँ दे रहा है, 31 अगस्त को इसने कहा था कि कहाँ दुनिया में होंगे हम छोड़ेंगे नहीं, फलाना ढिमाकना। तो इसराइल, अच्छा वो जो जनरल ज़मीर था वो पीछे कर गया अपने आप को कि मैं तो, पूरी दुनिया जानती है कि मेरी तो लड़ाई चल रही थी नेतन्याहू से, मैं कैसे कह सकता हूं, मुझे तो ऑन बोर्ड लिया ही नहीं। अच्छा, मोसाद का जो सरवर डेविड बारनी है वो कहता है मुझे भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो फिर कैसे अटैक किया, किसकी इंफॉर्मेशन में नेतन्याहू ने अटैक किया? तो वो कह रहे हैं जी शिन बेत वालों ने करवाया। अब शिन बेत तो इंटरनल सिक्योरिटी मोसाद के चीफ को पता ही ना हो कि वो वहां पर इतना बड़ा अटैक होने जा रहा है, और इसराइली फौज के सरबराह को भी ना पता हो कि उसकी फौज एक अटैक करने जा रही है, और वो अपने आप को साइड पे कर लें। दोनों ने साइड पे कर लिया कि जी अच्छा, यानी एक अजीब सिलसिला है कि उधर गजा पे जारियत हो रही है तो उनका वो टूपी डॉमर नहीं होता, गुड कॉप बैड कॉप, यानी गजा पे बिल्डिंग्स गिर रही हैं तो उनका चीफ, आर्मी चीफ कह रहा है मैं तो खिलाफ हूँ इसके, मगर ऑपरेशन करूँगा, कत्लेआम करूँगा। फिर कतर पे अटैक हो गया तो वो कह रहा है जी मैं तो खिलाफ हूँ इसके, मैं तो खिलाफ था, क्योंकि उसको पता है कि अब ये बिल्कुल मामला जो है एक जगह यहाँ पहुँच गया, क्योंकि पहली दफ़ा ये कतर में और अरब ममालिक में हो रहा है कि 2 जगहों पे इसको उठाया जाए मामले को। सही, क्या करते हैं क्या नहीं करते अगले 24 घंटों में क्लियर हो जाएगा, और वजाहत हो जाएगी मामलात की कि वो हयात हैं सारे, कहाँ पे हैं, किस मुल्क में हैं, क्या वो खबरें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। लेकिन ये है कि वो बहरहाल वो कतर से मूव हो गए, और किसी ऐसी जगह है जहाँ किसी का मतलब है कि बस वो छोड़ दें कि जहाँ पर जिस जगह पे वो हैं वो वहाँ पर तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता कि वहाँ पर कोई ऐसी हरकत करेगा। अच्छा, अब जो ये सारी पिक्चर है और बड़ी अजीबो-गरीब पिक्चर है, ठीक है। अच्छा, साथ ही जो है वो मैंने आपसे कहा कि पहली दफ़ा ये सोचा जा रहा है कि इसका अस्करी जवाब भी दिया जाए, इसका फ़ौजी जवाब भी दिया जाए। सफारतकारी के साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आज क्या होता है वो तमाशा सारा चल रहा है, लेकिन फ़ौजी जवाब भी देने का मुल्क सोच रहे हैं और दे देंगे। ईरान ने दे दिया तो वो भी दे देंगे, ईरान के IAEA से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि जो नेपाल की सूरत हाल थी उसको डिस्कस करके फिर प्रोग्राम खत्म करते हैं। तो फ्रांस में नए वज़ीर आज़म का तकर्रुर हुआ है, उस पर बात तो कर लेंगे हम, लेकिन वहाँ पे मुज़ाहरे आज हो रहे हैं, काफ़ी लोग गिरफ़्तार हुए हैं। वो नए वज़ीर आज़म को आज मैक्रों जो है उन्होंने बनाया है, लेकिन ये कि वो आते ही वहाँ ब्लॉक फ्रांस मुज़ाहरे गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं फ्रांस में, जो पहले भी बात की थी उस पर कल बात कर लेंगे। नेपाल की सूरत हाल बड़ी पेचीदा हो गई है। नेपाल की सूरत हाल इस तरह से कि एक तो पॉलिटिकल सेटअप ही सारा चला गया उनका, पूरा पॉलिटिकल सेटअप ही, ढांचा ही चला गया पूरा, यानी इधर का वज़ीर आज़म क्या, उधर की सियासी जमात क्या, इधर की ये, उधर की तो फ़ौज कर्फ्यू, आज रात से फ़ौज जो है कर्फ्यू लगा रही है। और उनकी जो पहली जो एक तो वो उनके रैपर जो नए, एक उनके शाख करके नाम जो रैपर उनके जो काठमांडू के मेयर, वो जनरेशन Z की वो नुमाइंदगी कर रहे थे ये सारे नौजवान वगैरह। लेकिन जो अब ज़्यादा बात हो रही है वो ये हो रही है कि उनकी जो पहली ख़ातून जो चीफ जस्टिस थी करकी, शुहाला करकी गालिबन ये उनका नाम है, तो ये जो है ये 2016 में पहली उनकी चीफ जस्टिस, ख़ातून चीफ जस्टिस बनी थी। तो ये अबूरी सेटअप की सरबराही के लिए इनका नाम तजवीज़ हो रहा है। एक वो जो रैपर हैं जो नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो कि काठमांडू के मेयर भी इलेक्ट हुए 61,000 वोटों से, वो भी हैं और ये भी हैं, तो दोनों के नाम कंसिडर हो रहे हैं। लेकिन ये कर्फ्यू और पॉलिटिकल सेटअप सारा चला गया। इसी दौरान इसमें एक पेचीदगी चूँकि ख़ित्ते में है ना, पूरी दुनिया में, तो एक अजीब सी सूरत हाल है। उसमें ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्वीट था जिसमें उन्होंने बात की थी, वो जो एक्स पे पैगाम था, उसको रीपोस्ट कर दिया उन्होंने, यानी उसको रिपोस्ट कर दिया दोबारा, जिसमें लगा था हमारे बड़े अच्छे ताल्लुक आते हैं अमेरिका से और ये वो सारा, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसी को रिपोस्ट कर दिया। तो उससे ये इम्प्रेशन बना कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बड़ी अच्छी, यानी ये तो एक बड़ी अच्छी, देखें ना उसका कोई, ये कहीं ना कहीं तो मामला ख़त्म होना है ना अमेरिका का और इंडिया का भी, क्या इश्यूज़ हैं, क्या टैरिफ कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक क्या करना है, इसको कहीं
किससे को मुकाएं, तो उन्होंने इसको रीट्वीट कर दिया। देखें ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का मैसेज है, इसको ट्रंप इसी मैसेज को, अगर हम ऊपर से देखें तो इसी मैसेज को वो जो है वो रीट्वीट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो उन्होंने बात कर ली, लेकिन उधर ये मैसेज आ रहा है, उधर जो है वो यूरोपीय यूनियन जो है वो एक नया किस्सा सुना रही है, और वो यूरोपीय यूनियन जो है वो ये कह रही है कि जी हमें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इंडिया पे 100% टैरिफ लगाओ। 28 यूरो न्यूज, 100% नहीं, ईयू से कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडिया पे और चाइना पे 100% लगाओ, 100%, यानी मैंने 50 लगाए तुम 100 लगाओ, फिर मैं भी 100 कर दूंगा। अरे यूरो न्यूज 28, CNBC 27, फाइनेंशियल टाइम्स 26, ये मुझे कोई बताए कि ये क्या हो रहा है। BBC 25, यानी ट्रंप लॉबी कर रहे हैं ईयू से कि चाइना और इंडिया पे आप लगाएं 100% टैरिफ। उधर वो इंडिया को का जो मैसेज है प्राइम मिनिस्टर उसको रीट्वीट कर रहे हैं, और पहली दफा 5-6 सालों में उनके ईवान नुमाइंदागान का एक डेलीगेशन चाइना पहुंच रहा है, अमेरिका का, जिसमें रिपब्लिकन भी हैं। सही। और जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस या सेक्रेटरी वॉर हैं पैटे हेग्जिट, उनकी आज बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ। सही। तो उधर चाइना और अमेरिका और टैरिफ भी नहीं लगे हुआ, उधर वो एक साथ हो रहे हैं। इधर जो है वो जनाब पोलैंड के ऊपर एक ड्रोन जो था वो गिरा दिया है रशिया का, और पोलैंड के जो सदर हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने कहा है कि दुनिया जो है वो इससे ज्यादा कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब नहीं आई थी जितनी इस वक्त आ चुकी है। सही। थर्ड वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने जहाज इनका ड्रोन गिरा दिया है, वो रशिया कह रहा है कि हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन ये देखते हैं कि ड्रोन, क्योंकि ड्रोन उसमें जाहिर है। उधर वो जो पीटर मेडल्सन है, प्रोग्राम का इख्तिताम करने वाला कोई बेचैनी बताए ना, पीटर मेडल्सन जो कि बरतानिया के अमेरिका में सफ़ीर हैं और ट्रंप के बड़े करीब हैं, लॉर्ड हैं वो, सर पीटर मेडल्सन, बड़े पुराने पॉलिटिशियन, बड़े ज़बरदस्त आदमी। उनका जनाब नाम आ गया है वो जेफरी एप्स्टीन के अंदर, वो जो हाथ से नोट भेजे हुए हैं बर्थडे 50वीं सालगिरह पे, उसमें उनका नाम आ गया है। अब जो केयर स्टेमर हैं उन पे प्रेशर ही बन रहा है कि भाई इसको फारिग करो, मगर वो जो हैं ये मैं 24 इंडिपेंडेंट स्टेमर बैक कर रहे हैं मेडल्सन को, ये उनके सफ़ीर है बरतानिया के अमेरिका में और बड़े करीब हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के। अब ये जनाब इनका नाम आ गया एप्स्टीन कि ये जनाब वो हाथ से लिखा हुआ था ख़त, और उस ख़त में ये जो है ये, अच्छा इन्होंने कहा कि अभी मज़ीद एम्बेरसिंग डिटेल्स जो हैं ये सामने आएंगी। ये खुद ही गार्डियन को गालिबन ये 22 इन्होंने खुद कहा कि मोर एम्बेरसिंग डिटेल्स ऑफ एप्स्टीन फ्रेंडशिप टू कम, मतलब ये वो कह रहे हैं कि मेरा दोस्त था और ठीक है हम साथ घूमते थे, लेकिन फाइल में उनका नाम आ गया। तो बरतानिया में रौला पड़ा हुआ, फ्रांस में रौला पड़ा हुआ, नेपाल में पड़ा हुआ, इंडिया का वो कह रहे हैं वो बड़ी एक अच्छी बात हो रही थी कि कोई ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। वो EU वाले कह रहे हैं कि हमें तो 100% का है कि 100% टैरिफ लगाओ चाइना पे। ये रिपब्लिकन का डेलीगेशन जा रहा है पूरा का पूरा, और ये रिपब्लिकन का डेलीगेशन किस चक्कर में जा रहा है भाई? ये रिपब्लिकन जो है ये किस चक्कर में, देखें ना साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट 51 US हाउस डेलीगेशन टू विजिट चाइना फर्स्ट टाइम इन 6 साल, 51 6 सालों में पहली दफ़ा। और फिर जो आज जो कॉल हुई है चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर की, ये ग्लोबल टाइम्स 52, ये इनकी वो पैटे एग्जिट के साथ टेलीफोन कॉल हुई है, बड़ी लंबी, या वीडियो कॉल हुई है, माजरत है, वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल है, जो भी कहते हैं। अब इशू ये है कि इस पूरी पिक्चर में एक मामला भारत के अंदर डिस्कस हो रहा है कि नेपाल के अंदर जो रिजीम चेंज हुआ है इसके पीछे कौन है। सही जी। पहले बांग्लादेश के पीछे हुआ, पहले बांग्लादेश किया जी, फिर मालदीव, फिर आगे पीछे दाएं बाएं, ये नेपाल देखिए ना। अगर तो ओली शर्मा तो वैसे चाइना के, तो चाइना तो कोई इशू नहीं है चाइना, लेकिन वो दूसरे वाले भी चले गए ना, सारे दूसरे भी फारे हो गए, फौज आ गई है और अब एक एयर सेक्टर सेटअप बनेगा। सही। तो ये इनके पीछे कौन है, ये 24 घंटों में पता ही नहीं चलो टैरिफ में थे, अब पीछे कौन है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, वरना मैं इससे बात करती। नेपाल में जो कुछ हुआ है उसके पीछे कौन है, तो वाकया बेचैनी तो थी, बेरोजगारी, करप्शन, सारा कुछ,
मगर ये जो पूरे 24 घंटों में दुनिया की नज़र उधर टैरिफ पे और उधर ये नेपाल का सारा सेटअप ही, पॉलिटिकल सेटअप ही पूरा का पूरा उनका फारिग हो गया है। यानी उधर बांग्लादेश में तो कुछ रहा ना सिस्टम के जी, एक उनकी पॉलिटिकल पार्टी बची हुई है तो काफ़ी दिन लगे, ये तो 24 घंटों में फारिग हो गया सारा। इधर के भी लीडर, उधर के भी लीडर, उधर का भी वजीर आजम, उधर नेपाली कांग्रेस, उधर कम्युनिस्ट पार्टी, उधर 5 दफ़ा, उधर 6 दफ़ा, उधर 7 दफ़ा, सबके वो पैलेस भी उड़ा दिए, सबके वो सदारती महलों को भी आग लगा दी है, खातून को जिंदा जलाने की गलबन खबरें आ रही हैं। तो बड़ा तशद्दुद हुआ है वहाँ। तो अब यह है कि नेपाल में इसके पीछे कौन है, ये एक बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है तो कल बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, इस दुआ के साथ कि अगले 24 घंटों में कोई अच्छी खबर आए दुनिया से, कहीं जंगें ख़त्म हो, कहीं गज़ा के अंदर जाहिरियत ख़त्म हो, ये जो कुदरती आफात आ रही हैं ये कहीं दम तोड़ें किसी जगह पे जाके और दुनिया किसी सुकून के रास्ते पे जाए। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।